अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। यूनिट 4 ऑपरेशंस मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज़ एएस। आज हम यूनिट 4 के पहले चैप्टर नंबर 23 जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 23 है, और यूनिट 4 का ये पहला चैप्टर है द नेचर ऑफ ऑपरेशंस। इसका बेटा आज हम सेकंड पार्ट इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी बेटा, उसमें मैंने पार्ट 1 को इलस्ट्रेट किया था आपके सामने। लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स में बेटा मैंने ये एक्सट्रैक्ट लिया है आपके सिलेबस में से, और सिलेबस यार वो चीज़ है जिसमें आपका P1 पेपर 1 और P2 पेपर 2 बनता है। आपके जो क्वेश्चंस हैं P1 P2 के, वो आपके सिलेबस कंटेंट में से लिए जाते हैं, और वो आपकी लिमिट है, वो कंटेंट आपको आना चाहिए। क्या पढ़ेंगे बेटा हम आज के लेक्चर के अंदर? हम 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन मेथड्स को देखेंगे जो काफ़ी पॉपुलर है, ख़ास तौर पे आपके पेपर 2 में, और ओकेजनली आपको पेपर 1 में भी इसके क्वेश्चंस नज़र आ जाते हैं। जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, फ्लो प्रोडक्शन और मैस प्रोडक्शन को बेटा हम आज इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये जॉब प्रोडक्शन आखिर क्या चीज़ होती है भाई। देखो एग्जांपल से शुरू करते हैं, फिर बाद में मैं आपके सामने बुलेट्स को इलस्ट्रेट कर दूंगा। अब इमेजिन करें जब आप अपने टेलर के पास जाते हैं और आप उसको अपना एक कपड़ा, एक अपनी पसंद का एक सूट उसको हैंड ओवर करके कहते हैं कि यार ये स्टिच करके दो। सारी स्पेसिफिकेशन, सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी मर्ज़ी की होंगी, सर्विस लेबर टेलर की होगी, और आप उसको पे कर देंगे एंड यू एक्सपेक्ट कि वो बहुत अच्छा किस्म का प्रोडक्ट आपको बना के देगा। दैट इज़ जॉब प्रोडक्शन। एक और एग्जांपल अगर देख लें बेटा, जो बार्बर्स होते हैं, अगर हम किसी भी हेयर सैलून पे जाके किसी बार्बर को अगर अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग जब हमारा हेयर स्टाइल बनाता है, वो भी जॉब प्रोडक्शन में आ जाता है। और एक और एग्जांपल अगर देख लें बेटा, किसी भी बेकरी पे अगर हम जाके, ऑल्दो वहाँ पर पहले से प्रोडक्ट्स बने होंगे, लेकिन अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट का कोई केक ऑर्डर करते हैं तो वो भी जॉब प्रोडक्शन में होता है। अब यहाँ पर चाहे उस बिज़नेस के पास एक ऑर्डर हो या बेटा 1000 ऑर्डर हो, हर ऑर्डर चूँकि यूनिक है, इसलिए हर ऑर्डर को इंडिपेंडेंटली टाइम देना पड़ता है। सो 1 आइटम एट अ टाइम, हर एक प्रोडक्ट को एक पूरा ध्यान देना पड़ेगा, फिर जाके एक चीज़ अच्छी तरह से बनेगी। इसलिए ये कस्टमाइज्ड है, बिकॉज कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। हैंडमेड आइटम्स होते हैं, इसमें लेबर का यूज़ किया जाता है, और ऑब्वियसली जो कस्टमर्स हैं वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरी चीज़ को बहुत अटेंशन के साथ बनाया जाएगा, इसलिए क्वालिटी कंसर्न्स और क्वालिटी मैटर बहुत हाई होता है इस तरह की प्रोडक्शन टेक्निक के अंदर। लेबर इंटेंसिव होती है बेटा, इसका सारा एसेंस लेबर पर डिपेंड कर रहा होता है, और चूंकि ये प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग टेलर अप किया जाता है इसमें, इसलिए इसकी कॉस्ट्स बहुत हाई होती हैं, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यहाँ पर याद रखिए यूनिट कॉस्ट की बात की जा रही है कि वो एक ट्रांजैक्शन, वो एक प्रोडक्ट, वो एक ऑर्डर को सर्व करना बहुत महंगा होता है, बिकॉज हर इंडिविजुअल कस्टमर के लिए उसके रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स को अरेंज करने में कॉस्ट्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकती हैं। जॉब प्रोडक्शन आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके पास बेटा स्पेशलिस्ट लेबर नहीं है। इमेजिन करें आप किसी बेकर के किसी बेकर पे जाके कह रहे हैं कि यार यू नीड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ केक, और वो आपसे रिक्वेस्ट करे कि जी 4 दिन दे दें, मैं अपने लेबर को पहले ट्रेनिंग दे दूं, फिर वो आपकी बहुत अच्छी तरह से केक तैयार करके दे देगा आपको। वेल यू विल नॉट कंसिडर कि आप वहाँ से अपने उस केक को डेवलप करवाएं। देयरफॉर अगर आप जॉब प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्पेशलिस्ट वर्कर चाहिए। एंड अगेन इसका मतलब ये है कि बिज़नेस के आंसर में आप लिखेंगे, इससे फिर बिज़नेस की जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट है, जो लेबर कॉस्ट है, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, ट्रेनिंग कॉस्ट्स बढ़ जाती है। जॉब प्रोडक्शन से बेटा जब हम आगे बढ़ते हैं तो बैच प्रोडक्शन नज़र आता है। ये बैच प्रोडक्शन क्या चीज़ है यार? अगेन स्टार्टिंग ऑफ विद एन एग्जांपल, जब आप किसी बेकरी में जाते हैं और वहाँ पर आपको वेराइटी नज़र आ रही होती है, पहले से चीज़ें तैयार बनी हुई हैं इस पर, और आपने कोई ऑर्डर नहीं दिया था और सब कुछ नज़र आ रहा है, वैरायटी अपनी डिफरेंट क्वांटिटीज़ में अवेलेबल है, यार ये बैच प्रोडक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर इस पूरी कहानी में जो बैच प्रोडक्शन की आपके सामने लिखी हुई है बेटा, एक बात को बस समझ लीजिएगा। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, इसको बड़े ठंडे दिमाग से आपने सुनना है, और फिर कोशिश करनी है आप इसको अच्छी तरह से अपने आंसर में प्रेजेंट कर सकें। यार देखो, फ़र्ज़ करो आपकी एक फैक्ट्री है और आप शर्ट्स बनाते हैं, बैच प्रोडक्शन है, आप ऑर्डर्स नहीं ले रहे, आप कई तरह की शर्ट्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर कई तरह से मतलब है बैचेस हैं, कोई स्मॉल साइज़ है, कोई मीडियम साइज़ है और कोई लार्ज साइज़ है। अब वो जो एक बैच जिसमें 10 स्मॉल साइज़ शर्ट्स थी, इसको एक बैच कहा जाएगा। इसके अंदर वो 10 की 10 शर्ट्स आइडेंटिकल हैं। अब अगर आपकी एक शर्ट या किसी बैच की प्रोडक्शन में 3 स्टेजेस हैं बेटा, गौर से सुनना है इस बात को,
शर्ट्स की कटिंग होती है स्टेज 1, शर्ट्स की स्टिचिंग होती है स्टेज नंबर 2, और शर्ट्स की पैकेजिंग हो जाती है स्टेज नंबर 3। व्हाट हैपन्स हेयर, उस एक बैच में जिसमें 10 शर्ट्स थी स्मॉल साइज, पहली शर्ट की कटिंग होगी, दूसरी की होगी, तीसरी की होगी, 10 शर्ट्स की कटिंग होगी। जब तक 10 की 10 शर्ट्स की कटिंग नहीं होगी, कोई भी शर्ट अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली स्टिचिंग में नहीं जाएगी। दिस इज़ हाउ यू कंट्रोल इट। पूरा बैच वेट करेगा कि उसके हर एक आइटम पर वो प्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म हो। जब 10 की 10 शर्ट्स की कटिंग होगी, फिर वो स्टिचिंग फेज में जाएंगे। ये सेकंड बुलेट इसके लिए था बेटा। ईच आइटम इन, इसको गौर से बस ठंडे दिमाग से पढ़ लो। ईच आइटम इन ए बैच, कि वो जो 10 शर्ट्स थी एक बैच में, इज प्रोड्यूस्ड इन एन इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस। हर शर्ट वेट कर रही है कि वो आखिरी शर्ट पर भी वो फंक्शन परफॉर्म हो जाए तो हम पूरा बैच आगे जाएंगे। इस वजह से ऑब्वियसली ये प्रोडक्शन प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और थर्ड बुलेट की तरफ बेटा अगर हम देखें, आपके बैच प्रोडक्शन में जितने ज़्यादा आप वेराइटी बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको मैनेज करना पड़ेगा, उतना रॉ मटेरियल है, उतनी लेबर है, मशीन्स को उतना ज़्यादा आपको बार बार साफ़ करना पड़ेगा, बार बार डिफरेंट बैचेस के लिए आपको उन्हें अपग्रेड करना पड़ेगा। यस, इसमें भी आपको स्किल लेबर चाहिए। मशीनरी और इक्विपमेंट को यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं, इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। आप बैच प्रोडक्शन को यूज़ करके सेकंड लास्ट बुलेट की तरफ अगर हम देखें तो मल्टीपल मार्केट्स को टारगेट कर सकते हैं। एक बैच प्रोडक्शन का मकसद ये होता है कि आप एक वेराइटी, एक रेंज बना के रखें ताकि जो मुख्तलिफ कस्टमर्स हैं वो अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई स्मॉल साइज़ ख़रीदता है, कोई मीडियम साइज़ है, कोई लार्ज साइज़ है, वो शर्ट्स को ख़रीद सकें और आपको अच्छी सेल्स मिल जाए। बट इस सारे पंगे में बेटा टाइम बहुत लगेगा। डिफरेंट बैचेस को प्लान करना है। शर्ट से बाहर आ जाते हैं। कुछ भी प्रोडक्ट है वो डिफरेंट बैचेस में बन रहा है, वो फूड आइटम्स हैं, वो फर्नीचर है, वो क्लोथिंग आइटम्स हैं, इस पर टाइम लगेगा। मूविंग अहेड टू फ्लो प्रोडक्शन। देखो फ्लो प्रोडक्शन किसको कहते हैं? 2-3 बातें बड़ी सिंपल सी समझ लो यार, बाकी रीडिंग शेडिंग करना और आंसर में इसको उतारना वो आप लोगों की हिम्मत है। देखो, जब एक चीज़ को आप मैस मार्केट के लिए बनाते हैं, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड मे बी मिलियंस ऑफ यूनिट्स, यार वो फ्लो प्रोडक्शन है। अगर मैं बहुत सिंपल लेवल से आपके सामने रखने की कोशिश करूँ, फ्लो प्रोडक्शन के अंदर होता है क्या एक्चुअली? आपको बड़ी सी मशीन चाहिए, आपको ढेर सारा रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन इस बार एक फ़ायदा हो जाएगा आपका। जब आप बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे तो रिलेटिवली डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। अब जब डिस्काउंट आता है तो बेटा वो जो इकट्ठा ख़रीदा होता है ना, एक यूनिट की कॉस्ट आपको सस्ती पड़ जाती है। अब कहने को आप ज़्यादा बना रहे हैं, लेकिन एक यूनिट की कॉस्ट सस्ती पड़ रही है जॉब और बैच प्रोडक्शन के मुकाबले में, बिकॉज आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज़, उस बड़ी मशीन के ऊपर जब आप अपना रॉ मटेरियल रखते हैं, अब वो जो भी बना रही है मशीन, वो प्लास्टिक बॉटल्स बना रही है, वो गाड़ियाँ बना रही है, वो मोटर बाइक बना रही है, वो ब्रेड बना रही है, वो जो भी चीज़ें बना रही है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में बनेंगी। और यहाँ पर एक चीज़ चेंज हो जाएगी। इस बार एक चीज़ चेंज हो जाएगी। बैच प्रोडक्शन में याद है हमने पढ़ा था कि एक बैच पर एक फंक्शन परफॉर्म होगा और फिर पूरे का पूरा बैच दूसरे प्रोसेस में मूव करता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आपने फ़र्ज़ कर लो वो एक शर्ट की आपने अगर कटिंग कर दी है, वो हो गई है, वो शर्ट फ़ौरन स्टिचिंग में मूव कर जाती है। जो सेकंड वाला बुलेट है बेटा, सेकंड और थर्ड वाला बुलेट, ये इस चीज़ को इलस्ट्रेट कर रहा है। आइडेंटिकल यूनिट्स बन रहे होते हैं, एक जैसी चीज़ बन रही होती है, लेकिन याद रखें यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, वो पेपर में बस बांध के लिख देते हैं कि फ़्लो प्रोडक्शन में वैरायटी ऑफ़र नहीं की जा सकती। हो सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है, यू नीड मोर मशीन्स। हाँ, पर्टिकुलरली एक मशीन एक जैसा काम कर रही है। तो अगर आप किसी बिज़नेस को देखते हैं कि वो वैरायटी बना रही है बड़े स्केल के ऊपर भी, तो समझ जाइए कि भाई उसके पास पैसे ज़्यादा हैं, बजट बड़ा है और उसने ज़्यादा मशीन इंस्टॉल की हुई है। थर्ड बुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी मैंने समझाया, ईच आइटम इज़ प्रोड्यूस्ड इंडिपेंडेंट। हर आइटम बस अपने उस प्रोसेस में मूव कर रहा है वो तेज़ी से। जेलीज बन रही हैं, फर्नीचर बन रहा है, पेप्सी की बॉटल्स, यार इतना बुरा वो कोल्ड ड्रिंक वो पूरी दुनिया में बिक रहा है। बहरहाल दिस इज़ हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। कैपिटल इंटेंसिव होता है, आपको बड़ी मशीन्स चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इसको लिखना ना भूलना पेपर में। जब आप
फ्लो प्रोडक्शन पे जाते हैं तो आप हर यूनिट को चेंज नहीं कर सकते। आपको एक स्टैंडर्ड को सेट करना है और एक आइटम को उसके ऊपर बनाते रहना है। अब आपने अगर एक बेटा फैक्ट्री लगा ली और आप लेट से मोबाइल कवर्स बना रहे हैं, तो आपको पता है कि एक सर्टन मोबाइल मॉडल का अगर आप कवर बना रहे हैं तो उसका क्या स्टैंडर्ड था और उसी के ऊपर बनेगा। उसमें किस क्वालिटी और किस क्वांटिटी का प्लास्टिक या जो भी मटेरियल यूज़ होगा, आप उस स्टैंडर्ड को मीट करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए ये मैस मार्केट्स को सूट करता है, बड़ी मार्केट्स को फोकस किया जाता है और बिजनेसेस एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें एक अच्छा बड़ा हाई सेल्स वॉल्यूम मिलेगा। फ्लो प्रोडक्शन से बेटा जब मैं आगे बढ़ने लगा हूँ तो मेरे पास आता है मैस कस्टमाइजेशन। अब देखो यहाँ पर एक बात मैं आपके सामने रखूँ जिससे शायद थोड़ा सा आसान हो जाएगा, वो ये बेटा फ्लो प्रोडक्शन के सेम फीचर्स हैं मैस प्रोडक्शन में। तो ये तो आपका वक्त बच गया और आपका दिमाग भी थोड़ा सा इसमें बच गया। तो फिर फ़र्क कहाँ पे? फ़र्क सिर्फ ये है, फ्लो प्रोडक्शन में उस एक मशीन पे एक जैसी आइडेंटिकल यूनिट्स प्रोड्यूस होता था, लेकिन मैस कस्टमाइजेशन में अब आपने इस बार कुछ नई मशीन ख़रीद ली है, बड़ा सेटअप है, बड़ी मशीन है, लेकिन डिफरेंट ये हो गया इस बार कि आपकी वो मशीन कैपेबल है कि वो अब वेराइटी ऑफ़र कर सकती है, जिसको आजकल हम एक वर्ड सुनते हैं वेरिएंट्स। गाड़ियों में वेरिएंट्स आते हैं बेटा, मोबाइल फ़ोन्स में वेरिएंट्स आते हैं, शूज़ में वेरिएंट्स आते हैं, फुटबॉल्स में वेरिएंट्स आते हैं और ये पूरी दुनिया में बिक रहे होते हैं। ये कहाँ से? ये मैस कस्टमाइजेशन है। अगेन अगर आप इसके फीचर्स को देखेंगे, सब फीचर्स सिमिलर हैं सिवाय सेकंड वाले के वेरिएंट्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। इसमें लार्ज क्वांटिटीज़ में बनता है, वेरिएंट्स बनते हैं, हर आइटम इसमें भी इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस हो रहा होता है। कैपिटल इंटेंसिव है, स्टैंडर्ड्स इसमें भी सेट करने पड़ेंगे, मैस मार्केट्स के लिए होगा और ये हाई सेल्स वॉल्यूम को आप फोकस करेंगे कि आपका सेल्स वॉल्यूम हाई हो। बेटा ये जो स्लाइड है ये मैंने आपकी बुक का एक्सट्रैक्ट लिया है, बहुत यूज़फुल है। इसके अंदर है कि अगेन अब अगर जॉब बैच फ्लो और मैस कस्टमाइजेशन का कुछ दिमाग में अगर उतर गया है तो इसको एक बर्ड्स आई व्यू में दोबारा देख लो। यार मेन फीचर्स क्या थे जॉब बैच फ्लो मैस में, व्हाट इज़ द डिफरेंस? बेटा जॉब के अंदर एक वक्त में एक चीज़ बन रही है, आप इसकी जगह कस्टमाइज प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। बैच के अंदर आइडेंटिकल यूनिट्स बनते हैं लेकिन ग्रुप्स के अंदर। फ्लो के अंदर आप स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं मैस स्केल के ऊपर, बड़े स्केल के ऊपर। और मैस कस्टमाइजेशन के अंदर आप वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बेटा इसके बाद अगर हम एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी, इस पर अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है, स्टेट 2 रिक्वायरमेंट्स दैट अ बिजनेस मस्ट कंसिडर बिफोर इंट्रोड्यूसिंग बैच प्रोडक्शन। अब इस तरह के जब पंगे आ जाएं पेपर में तो फिर आपके पास ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स वाला इशू आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो जॉब प्रोडक्शन किस पर बेस कर रही है? अच्छी लेबर पे। बैच प्रोडक्शन किस पे बेस कर रही है? अच्छी लेबर पे और मशीन्स के ऊपर भी, क्योंकि मशीन्स और आपकी जो स्पेस मैनेजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फ्लो प्रोडक्शन किस पे बेस कर रही है? ऑब्वियसली यू नीड टू हैव बजट्स। आपके पास अच्छा बजट होना चाहिए ताकि आप एक बड़ी मशीन ख़रीद सकें, आप एफिशिएंट हो सकें और आप बड़े लेवल की डिमांड को स्टेडी होके मीट कर सको। अगर तो ये सब रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर सकते हैं तो देन यू शुड स्विच इनटू फ्लो प्रोडक्शन। मैस कस्टमाइजेशन में क्या हो जाएगा यार, अगर बड़ा फेयरली बात करें, देखो मैस कस्टमाइजेशन में वो जो वेरिएंट्स आए थे उससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। हाँ, इसके लिए आपको वर्कर्स थोड़े से मल्टी स्किल्ड चाहिए जो मशीन्स के डिफरेंट वेरिएंट्स को कंट्रोल कर सकें। लेकिन यहाँ एक गलती नहीं कर देनी ये सुन के, वर्कर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, मशीन्स कर रही हैं, वर्कर्स हैव टू ऑपरेट द मशीन्स। आगे बेटा बढ़ते हुए अगर हम देखें जॉब बैच फ्लोर मैस कस्टमाइजेशन के, यार इनके क्या एडवांटेजेस को कैसे कंडेंस कर सकते हैं। अब ये रीडिंग शेडिंग करते रहना भाई, मैं इसको सिंपल वर्ड्स में आपको कन्वे करता हूँ। देखो जो जॉब प्रोडक्शन है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है बेटा कि एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट के थ्रू वैल्यू ऐड अचीव कर लेता है। एडेड वैल्यू इसको कहते हैं, वैल्यू एडेड भी कह सकते हैं, दोनों तरह से बात ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इट अलाउज मोर एडिड वैल्यू टू द बिजनेस प्रोडक्ट्स। वाई? बिकॉज कस्टमाइज कर रहे हैं आप और रिलेटिवली आप फिर एक स्लाइटली हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं। कस्टमर बड़ा मोटिवेट होता है बिकॉज उसे पता है कि मेरी वजह से ये सारी ये बिज़नेस की ये मार्केट चल रही है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो सारा मेरे स्किल्स की बेस पे है। बेटा जो बैच प्रोडक्शन है रिलेटिवली, चूँकि आप इसमें बैचेस बनाते हो, उसमें आप थोड़ी सी वेराइटी दे देते हो तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी का बेनिफिट मिल जाता है, मल्टीपल सेगमेंट्स को टारगेट कर सकते हो आप और बिजनेस के लिए अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फ्लो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, फ्लो प्रोडक्शन में यस मैस मार्केट्स हैं, बड़े स्केल पे सेल्स होगी,
आपका मार्केट साइज़ बढ़ सकता है, मार्केट शेयर बढ़ सकता है। इसमें आपके बिज़नेस की जो लेबर प्रोडक्टिविटी है कि उसी लेबर से आप बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, आउटपुट वर्सेस इनपुट, उसका कंपैरिजन आपको बड़ा अच्छा मिल जाता है। और इसमें सबसे जो यूनिक चीज़ है आपकी, जैसे मैंने लास्ट अभी पीछे बताया था फ्लो प्रोडक्शन के ऊपर, कि आप जब बड़ा ख़रीदते हैं तो उससे आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, जिसको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आप कह सकते हैं। और उन डिस्काउंट्स की वजह से आप इवन एक लार्ज स्केल पे होने के बावजूद आपका पर यूनिट कॉस्ट छोटा हो जाता है। जब आखिर में बात करते हैं बेटा एडवांटेजेस ऑफ मैस कस्टमाइजेशन की, तो देखो मैस कस्टमाइजेशन में जहाँ वैरायटी आ गई वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, वहाँ पर आप डिफरेंट सेगमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स को अच्छा मीट कर सकते हैं, आपका गुडविल बन सकता है और आप अपनी कॉस्ट्स को ज़्यादा अच्छा रिकवर कर सकते हैं फ्लो प्रोडक्शन के कंपैरिजन में। क्योंकि फ्लो प्रोडक्शन में आपके पास वैरायटी थोड़ी सी लिमिटेड हो जाएगी। डिसएडवांटेजेस भी हैं बेटा अगर हम इनके देखें। जॉब प्रोडक्शन में चूँकि हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है तो आपकी कॉस्ट्स रिलेटिवली हाई होती हैं, टाइम ज़्यादा लग जाता है। और हर कस्टमर के लिए अगर आप यूनिकली बना के दे रहे हैं तो आपको डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, कॉस्ट्स इसमें बढ़ सकती हैं। तो जॉब प्रोडक्शन का सबसे बड़ा जो डीमेरिट है वो बेसिकली टाइम और कॉस्ट्स हैं। बैच प्रोडक्शन की बेटा अगर हम बात करें, उसमें जो वर्क इन प्रोग्रेस यानी वो जो प्रोडक्शन हो रही है डिफरेंट बैचेस की, उसकी हैंडलिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें क्वालिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और एट टाइम्स आपके लिए बैचेस जो हैं वो बहुत महंगे भी पड़ सकते हैं। फ्लो प्रोडक्शन की बेटा अगर हम बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें जो इससे मैं हट के आपके साथ ऐड कर दूं। देखो सबसे बड़ा इशू तो इसमें कैपिटल आपको बहुत बड़ा चाहिए। दूसरा, यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास इतनी बड़ी मार्केट है। तीसरा, हो सकता है इसकी वजह से कुछ वर्कर्स को आप रिडंडेंट यानी उनको फारिग कर दें जॉब से, और उससे एक बैड प्रेस बनता है, नाम ख़राब होता है। और उसके बाद बड़ी मशीन जब लगाओगे तो यार वेस्टेज भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ओवर ट्रेडिंग की तरफ भी जा सकते हो, सस्टेनेबिलिटी के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, और एक और चीज़ एनवायरमेंटल इश्यूज भी निकल सकता है यहाँ से। मैस कस्टमाइजेशन के कॉमन प्रॉब्लम्स होंगे फ्लो वाले, लिखते हुए नहीं घबराना, लेकिन एक और थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, वो ये कि चूँकि मैस कस्टमाइजेशन में आप थोड़ा सा अपग्रेडेड इक्विपमेंट लेते हैं तो रिलेटिवली कॉस्ट्स बढ़ जाती हैं। और फिर जब उस अपग्रेडेड इक्विपमेंट को आप यूज़ कर रहे होते हैं, उस बड़ी मशीनरी को वैरायटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो एट टाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स को बनाना आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है, बेस्ड ऑन गेटिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल, मे बी थोड़ा सा लेबर को ट्रेनिंग पर आप उस पर ज़रा ध्यान देना पड़ जाए। एंड देन द फाइनल स्लाइड, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड बेटा, पेपर में आ सकता है क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर एक बिजनेस जॉब से बैच में स्विच कर रहा है या बैच से फ्लो में या फ्लो से मैथ्स में। देखो मैंने कॉमन प्रॉब्लम्स लिखी हैं, अगर आपको पीछे वाला कंटेंट अच्छा समझ आ गया और उसकी प्लीज़ रीडिंग ज़रूर करो तो फिर दिस शुड मेक सेंस टू यू। अब किसी तरह से भी आ जाए, यू हैव टू मेक अ रेलिवेंट आंसर। आपके सामने मैं कंटेंट को थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर देता हूँ बेटा। यार क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखो सबसे पहली प्रॉब्लम तो आती है कॉस्ट की। बिजनेस स्टडीज़ के अंदर बड़ा आसान काम है, जब आप प्रॉब्लम्स की बात करते हैं और अगर एक जर्नल किस्म का उसने आपको जोन दे दिया कि भाई क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो येस कॉस्ट्स आर ऑलवेज अ प्रॉब्लम। जब भी बेटा आप जॉब से बैच में, बैच से फ्लो या फ्लो से मैच में जाएंगे तो आपको जो नए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आपको टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, लेबर अपग्रेडेशन है, उसके अंदर कॉस्ट्स इन्वॉल्व होंगी। अब होगा क्या, जब आप एक नए प्रोडक्शन सेटअप पे चलेंगे तो जो पिछला प्रोडक्शन सेटअप था वो आपके लिए बेकार है। उसका क्या करेंगे, तो आइडल एसेट्स को मैनेज करना पड़ता है विच रिक्वायर्स टाइम, और एट टाइम्स वो आइडल एसेट्स आपके मार्केट में सेल भी नहीं हो रहे होते और आपकी जगह भी ख़राब हो रही होती, तो देयर इज़ एन इशू। फिर नेचुरली बेटा जब भी आप कुछ नया करेंगे, नया पंगा जब होगा, बिजनेस जॉब से बैच में जाएगा, बैच से फ्लो में जाएगा, तो उसमें मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। मैनेजमेंट को टाइम लगता है समझने में, और एरर, वो ट्रायल एंड एरर वाला टाइम होता है और उसमें गलतियाँ होती हैं। ट्रेनिंग कॉस्ट्स बढ़ जाएंगी, इन्वायरमेंटल इश्यूज बढ़ेंगे जितना आप बड़े सेटअप की तरफ मूव कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपको एक बड़े सेटअप के लिए, बड़ी क्वांटिटी के लिए ज़्यादा सप्लाईज या ज़्यादा बेहतर सप्लाईज को अरेंज करना मुश्किल हो जाए। सो अरेंजिंग सूटेबल सप्लाईज कुड बी डिफिकल्ट एज वेल। फिर इस सारे पंगे को अगर हम देखें तो आपको एक नया सप्लाई चेन स्ट्रक्चर शायद बनाना पड़ जाएगा, जस्ट बिकॉज आपने एक नया प्रोडक्शन मेथड पे स्विच किया। एंड फाइनली बेटा किसी भी प्रोडक्शन मेथड पे जब आप उसको चेंज करते हैं, हो सकता है उससे आपके प्रोडक्ट पर भी कुछ चेंज आ जाए। व्हाट इफ़ कस्टमर इस चेंज को अगर पसंद नहीं कर रहा। सो दिस वाज आवर लेक्चर, और यहाँ पर बेटा आपको चैप्टर नंबर 23 कंप्लीट होता है। आई होप दिस माइट had been quite helpful for you.
बट रिमेंबर बेटा प्लीज़, बुक रीडिंग ज़रूरी होती है, बच्चे हमेशा भागते हैं, और अगर नहीं भी दिल कर रहा कम से कम इन नोट्स को अच्छी तरह से रगड़ के इनको बेटा याद कर लो। वेल जनरल कॉन्सेप्ट्स पर मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, प्रोसेस इनोवेशन बस जाते जाते सुनते जाओ, एक टेक अवे ले लो। किसी भी बिजनेस के प्रोसेस को, प्रोडक्शन को, मेथडोलॉजी को, उसकी किसी भी ट्रेंड को जब आप जब आप उसमें कुछ नया आइडिया इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इसको प्रोसेस इनोवेशन कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ये दोबारा मैंने इसलिए रखा बिकॉज ये आजकल सिलेबस में चूँकि एक नई चीज़ एडेड है तो थोड़ा सा हॉट टॉपिक बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, जी जॉब, बैच, फ्लो, मैस कस्टमाइजेशन, ये सारे की सारी जो टेक्निक्स थी ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस टेक्निक्स हैं। वेल डन, थैंक यू।